हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिटफाट होंगे और अपनी नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। इसी में सपोर्ट करने के लिए डिटेल्ड वीडियो की सीरीज आपके सामने है जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। कहने का ये मतलब है इसमें पूरा कोर्स मैं कवर कर रहा हूं जो नीट में पूछा जाता है। तो अगर आप इन सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, सारे क्वेश्चन यहीं से आते हुए मिलेंगे। इसका कारण है कि मैं पूरा सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूं। आज हम लोग हैं क्लास 12 फिजिक्स पर और उसकी चैप्टर नंबर 1 पे। क्लास 11 फिजिक्स ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है, आप वीडियो देख सकते हैं। क्लास 12 फिजिक्स के हम लोग तीसरे पार्ट पे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए और वीडियो देखकर आपके न्यूमेरिकल निकलने लगे तो आप झट से अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। बात को स्टार्ट करता हूं। ये रहा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, स्पेशली डिजाइंड वीडियो है बेटा नीट के लिए। ये केवल आपको ध्यान में रखकर डिजाइन किए हैं, ना ये 12th क्लास के ना ये जेई के, आपके लिए, इसलिए आपको ट्रेमेंडस फायदा होगा। और ये रहे आपका पार्ट नंबर 3 जहां हम लोग आज डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज रिंग। मैंने एक अच्छा काम किया है क्योंकि बहुत आपके लिए पूरा सॉल्यूशन में फिजिक्स का लेके आऊंगा। पूरे वीडियोस आने वाले दिनों में वन शॉट, PYQs और भी जो आप बताएंगे। तो इसकी एक लाइब्रेरी बना दी है और वो लाइब्रेरी देखिए कितनी अच्छी बनी है। ये है, इसका लिंक भी बताऊंगा कैसे आपके पास पहुंचेगा। ये एक ऑल वीडियो लाइब्रेरी है। यहां देखिए तो ये नीट क्लास 11 फिजिक्स गोल्ड सीरीज, ये सारे लाइन से आपको, ये फोटो है इसलिए स्क्रॉल नहीं होगा, आप नीचे चलते चले जाएं। जो चैप्टर टॉपिक के सामने ये प्ले है, आप जैसे ही प्ले का बटन दबाएंगे ये वीडियो ओपन हो जाएगा जो भी आप देखना चाहते हैं। तो इस लाइब्रेरी में आपको सारी चीज मिलेगी। ये देखिए अभी क्लास 11th है, फिर क्लास 12th यहां मिलेगा और कोर्सेज का भी बना दिया है। अब सवाल ये उठता है कि मनचाहा वीडियो देखने के लिए और समय आपका बचे, इसके लिए वीडियो लाइब्रेरी बनाई है। और इसका लिंक कहां मिलेगा आपको? 2 तरीके से आपके पास लिंक पहुंचेगा। एक तो अरविंद एकेडमी का जो चैनल है उसके होम पेज पे चले जाइए, तो यहां देखिए एक लिंक आपको दिखाई पड़ेगा, मैंने एरो लगाया है, ये लिंक एंड टू मोर, इसको क्लिक करेंगे तो ऐसे ओपन हो जाएगा। अभी ये 3 लिंक है, हो सकता है आने वाले दिनों में 4-5 लिंक मिल जाए। पहला है ऑल वीडियो लाइब्रेरी, बस आप इसको क्लिक कर देंगे और वो लाइब्रेरी आपके सामने खुल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। दूसरा, मैं हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक लगा दूंगा, तो वहां से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं क्योंकि आपके लिए काफी आसानी देगी। तो देयर आर 2 मेथड्स, होम पेज या लिंक इन डिस्क्रिप्शन। साथ में इससे फायदा क्या है कि आपकी कोई भी टाइम वेस्टिंग नहीं होगी और इजी एक्सेस मिलेगा। कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है। मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपने सोचा भाई ये PYQs मेरे लिए अच्छे रहेंगे, वन शॉट अच्छे रहेंगे, तो भटकना नहीं है, इसी लाइब्रेरी में क्लिक करके आप देख लीजिए। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और आपको मालूम भी रहेगा कि अरविंद सर कौन कौन सी सीरीज आपको हेल्प करने के लिए बना रहे हैं। तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं और अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। और ये अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल, इसका भी लिंक इस शीट में देखिए दिया है। सारे लिंक यहां पर आप देखें तो ये देखिए, फॉर फ्री नोट्स डाउनलोड अरविंद एकेडमी ऐप, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल वगैरह वगैरह, आप यहां से क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वरना मैं इसका लिंक अलग से भी लगाऊंगा। साथ में कई बच्चों का रहता है कि कुछ उनके लिए हेल्पफुल मटेरियल आ जाए जो नीट की जर्नी को आसान कर दे, तो ये अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप क्लिक करके डाउनलोड कर लें। इसके स्टोर सेक्शन में जाइए और वहां पर आपको नीट के लिए स्पेशल कोर्सेज मिलेंगे जो आपकी नीट की जर्नी को आसान कर देंगे और आपके डॉक्टर बनने का सपना वो पूरा करा सकते हैं। तो आप उनको लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से पढ़ें। और आगे बात शुरू करते हैं आज के लेक्चर की, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्पेस में, सराउंडिंग में, अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स कोई चार्ज लाएं और उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करें तो वो एनवायरनमेंट में, उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है।
इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज ही बनाता है। हो सकता है आपको पता हो ये चार्ज बना रहा है, या हो सकता है आपको ना पता हो ये चार्ज बना रहा है, किसी भी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। लेकिन ये बात पक्की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे, उसके लिए आप एक टेस्ट चार्ज ला सकते हैं। टेस्ट चार्ज का मतलब है पॉजिटिव चार्ज होता है बहुत ही छोटा, और वो आप लेके आवें स्पेस में किसी जगह पर, और उस पे अगर फोर्स वो एक्सपीरियंस करने लगे तो इसका मतलब क्या है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को आप जान सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट है कि नहीं है। बहुत अच्छी बात। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने छोटा सा एक माइंड मैप सा बना दिया है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से, जिसे वेक्टर फंक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो पॉजिटिव, अभी वो भी बात करेंगे, पॉजिटिव चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से हम दिखा सकते हैं। और साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एक स्केलर फंक्शन से भी दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू मेथड्स। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरा एक स्केलर फंक्शन से जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उससे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे की घटना और बढ़ाते हैं आगे। मैंने आपको यह बताया कि भाई अब बात यह हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम चल गया कि इस एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सवाल अगला उठता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्योंकि फिजिक्स में केवल ये कह देने से तो काम चलेगा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका हम फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो उसके लिए हमें जानना जरूरी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसके लिए करते क्या है कि मान लीजिए यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक चार्ज बना रहा था, सोर्स चार्ज। तो यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, सपोज करिए Q0, एक टेस्ट चार्ज है जो कि प्लस है। अब अगर ये टेस्ट चार्ज ना बड़ा होगा तो ये इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सब्सटेंशियल, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो ये बना रहा है उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो आप इसका एग्जैक्ट या काफी प्रिसाइसली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहचान पाएंगे कि ये महाशय कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे थे। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं कि Q0 को बहुत छोटा कर देते हैं इतना छोटा कि लगभग उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो लगभग नेग्लिजिबल सा हो जाए, इतना कम हो। इसीलिए जो फॉर्मूला लिखा जाता है उसको लिखते हैं E इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0। बहुत छोटी क्वांटिटी है, और Fe अपॉन Q0 ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में लिमिटिंग प्रोसेस यूज कर ली गई इसी लॉजिक के तहत जो मैंने बताई कि ये महाशय अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से ये प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना कर पाए। और आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, इसलिए यूनिट चार्ज इस चार्ज से इसको डिवाइड कर दिया। यानी एक यूनिट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन किधर होगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस रिपल करेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन और यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। बात आपकी समझ में आई होगी कि क्यों ये लिमिटिंग प्रोसेस यहां यूज किया जाता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब आपको पता ही, मैंने बताया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, और डायमेंशन आप आसानी से MLT-3 A-1 पकड़ सकते हैं या निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ बातें और, जैसे मैं पहले दो बातों की चर्चा कर लेता हूं कि जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड जाता है। रेडियली मतलब जैसे आप सेंटर पे रखते हैं ना, इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज की कहानी है। और अगर निगेटिव चार्ज है तो उसकी तरफ फील्ड आता है। ये आप जानते हैं सारी बातें, मैं बस याद दिला रहा हूं। ये बातें यहां लिखी गई कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड जाएगा। रेडियली आउटवर्ड का मतलब ऐसा समझ लीजिए जैसे किसी स्फीयर के सेंटर पे रख दीजिए तो
चारों दिशाओं में 90 डिग्री बनाते हुए निकले, रेडियस के अलॉन्ग निकले, ऐसे समझ लें आप। और क्योंकि रेडियस उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और ये रेडियली इनवर्ड है अगर माइनस है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप जानते ही हैं, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, छोटा सा डायग्राम आपके लिए बना दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ऐसा है तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, F = QE, ठीक है। और निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में फोर्स लगता है, F = QE। तो इस छोटे से डायग्राम से हम क्या सीखे, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लग जाएगा QE के बराबर, और अगर निगेटिव चार्ज रखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा QE के बराबर। ये बात छोटी सी है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा काम आती है। खैर, अब हम अगली बात को पकड़ते हैं कि कोई पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से किसी r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो यहां पर यही बात कही गई है, मैं हाथ से ड्रॉ कर देता हूं। ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, EP। तो EP की वैल्यू देखिए, ये लिखी हुई है। EP का मतलब है E = 1/4πε0 Q/r²। आप जानते हैं ये फोर्स है, और F/Q0 आप निकालते हैं तो ये Q0 खत्म हो गया। ये जो Q है क्या है, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज दो हीरो के नाम लिए गए हैं। टेस्ट चार्ज जो ये जानने के काम आता है कि भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, और सोर्स चार्ज का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, E = 1/4πε0 Q/r²। यहां पर आप देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहां तो केवल मैग्नीट्यूड निकल रहा है, इसलिए इसका वेक्टर फॉर्म भी लिखने की हमें जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, देख लीजिए, बड़ा सरल है। और वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करें तो वेक्टर फॉर्म के लिए भी एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए, कि मान लीजिए कोई ये एक XY एक्सेस है, Z भी लिया जा सकता है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। अब इसमें किसी पॉइंट पर, दिस पॉइंट पर एक Q चार्ज है, और Q का जो पोजीशन वेक्टर है वो RQ है, और हम P पॉइंट पर निकालना चाहते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। और P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर RP है। पोजीशन वेक्टर समझते हो ना, जो ओरिजिन से उसको पॉइंट को मिलाते हो जो मिलता है। तो यहां पर P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू होती है E = 1/4πε0 Q/ इस वेक्टर का, ये QP वेक्टर, RP - RQ, ये ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो RP - RQ आ जाएगा। तो RP - RQ का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू RP - RQ। यहां एक बात ध्यान रखना कि नॉर्मली जो आप मैग्नीट्यूड लिखते थे इस तरीके से Q/r², वेक्टर फॉर्म में ये r² की जगह यहां देखिए r³ आ गया है, क्योंकि RP - RQ वेक्टर लिख रहे हो तो एक मैग्नीट्यूड यहां एक्स्ट्रा आवेगा, वो इससे कटेगा तो स्क्वायर बनेगा। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो यहां पर क्यूब रहेगा, ये RP - RQ है, और अगर केवल मैग्नीट्यूड या स्केलर फॉर्म में रहेगा तो ये 1/r²। आप समझ पाए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, इस r² और इस r³ की तरफ इशारा कर रहा हूं। और ये RP RQ वेक्टर लिखे हुए हैं, ये RQ वेक्टर और ये RP वेक्टर। इस तरीके से जब भी वेक्टोरियली एक सवाल मैंने आगे लिया है जो मैं करके आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको काफ़ी आसानी महसूस होगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें आसान बहुत हैं, और थोड़ा सा आप प्यार से देखेंगे, मेरे साथ देखते रहेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। खैर, अगली बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल है, इसको करते हैं जो कि बहुत ही सरल है। देखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर। ये कोई चार्ज महाशय रखे हैं, रफ डायग्राम बना लीजिए, समझ में आने लगता है। P बना लो, और R कितना बेटा जी, 80 सेंटीमीटर। ये Q कितना है, 5 माइक्रोकूलम। ये कहानी है, बहुत आसान फॉर्मूला क्या लगा दोगे, E = 1/4πε0 Q/r²। यही तो मैग्नीट्यूड के लिए पढ़ा है। बस 1/4πε0 होता है 9 × 10⁹। Q का मतलब है 5 माइक्रोकूलम, और ये रहा r² 80 सेंटीमीटर, यानी 0.80 का स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। बस खत्म। इतना सरल है कि इस r डिस्टेंस पर p पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इतना बनेगा साहब। और अगर मान लीजिए डायरेक्शन भी देने का मन है तो डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में अवे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q, ऐसे लिख देते हैं, ड्यू टू चार्ज q या EP कुछ भी लिख दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिख रहा है, अवे। मैं हटता हूं, इसको नोट कीजिए, अगला न्यूमेरिकल भी आपके लिए लेके आता हूं। तो मेरे ख्याल से आप पॉज करके इसको नोट कर चुके होंगे। चलते हैं एक कदम आगे, आइए अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं, और ये है 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। ये साहब यहां पे Q1 है 16 माइक्रोकूलम, दूसरा है Q2 वो भी 16 माइक्रोकूलम है, आर सेपरेटेड इन वैक्यूम बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी 3 मीटर है। ये पूरी दूरी यहां से यहां तक 3 मीटर है। अब देखते हैं आगे क्या पूछ रहे हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन बिटवीन द चार्जेस। इस पॉइंट, कोई बीच में कोई पॉइंट होगा जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 लेना है। मान लीजिए वो पॉइंट यहां कहीं है, ठीक, Q1 Q2 लिया, यहां कहीं है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो कितना पॉइंट चार्ज बनेगा, यहां पर मेरे ख्याल से ये वैल्यू सही नहीं लिखी दिख रही है, क्योंकि अगर ये 16 माइक्रोकूलम ले ली जाएगी तो इसका मिड पॉइंट निकल आएगा। तो हमें इसको कुछ किसी को चेंज कर देना चाहिए। मैं इसको 4 कर देता हूं, 4 माइक्रोकूलम, वरना क्या होगा, दोनों सेम चार्जेस है ना, तो मिड पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो सवाल को और इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं इसको 4 माइक्रोकूलम लिख देता हूं। अब बात चलेगी साथ में। तो अब हमें निकालना क्या है कि किस पॉइंट P पर इनका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा EQ1, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा EQ2। और ये दोनों जब जहां पर इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट तो है ही, इक्वल हो जाएंगे, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पर हमको 0 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। अब ये डायरेक्शन ले लीजिए यहां से x, और ये डायरेक्शन आप 3 में से घटा दो, 3 - x। तो हम जान रहे हैं E नेट 0 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है EQ1 और EQ2 साहब बराबर है मैग्नीट्यूड में एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। चलिए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके लिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 मैं चलिए लिख देता हूं, और इसका हो गया x², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/3 - x का होल स्क्वायर। यहां देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया। Q1 की वैल्यू डाली आपने 16 माइक्रोकूलम, यहां डाली 4 माइक्रोकूलम, और 3 - x का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए, यहां आते हैं, ये माइक्रोकूलम कट गया, और 4 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो दिस इज 4/x², 1/3 - x²। अब यहां पर अगर आप चाहें मैं रूट ले लेता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट। देखिए जब भी स्क्वायर रूट आप लेते हैं हमेशा प्लस माइनस आता है। खैर मैं करके दिखाता हूं। ये 2 रहा, 3 - x रहा, और ये प्लस माइनस x रहा। अगर आप प्लस ले रहे हैं तो ये हो गया 3 × 2 = 6 - 2x बराबर x, और यहां से 3x यानी x बराबर 2 आ जाएगा। x बराबर 2 आने का मतलब क्या, ये टोटल डिस्टेंस 3 थी और ये 2 पर आ रहा है, तो ये आंसर एक्सेप्टेबल है। अब क्यों एक्सेप्टेबल है भी दिखाता हूं। और यहां अगर 6 माइनस ले लेंगे ऐसे यहां पर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, x बराबर 6 मीटर। तो 6 मीटर इज इम्पॉसिबल। क्यों, क्योंकि यहां से अगर 6 मीटर जाओगे तो इसको पार करके यहां कहीं जाओगे, 6 मीटर यहां से यहां तक इतना हो जाएगा, क्योंकि ये 3 ही मीटर है। यहां पर देखिए दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में रहने वाले हैं। तो अगर दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हैं तो वो नलिफाई कैसे करेंगे,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे। विरोध कौन कर रहा? कोई नहीं कर रहा। तो यहां पर ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, x बराबर 2 मीटर एक्सेप्ट करेंगे। तो आप इसका आंसर क्या कैसे कर सकते हैं? बात तो आप क्या एमसीक्यू की है, लेकिन फिर भी है 2 मीटर फ्रॉम +16 कूलम ऑन राइट साइड, या आप लिख सकते हैं टुवर्ड्स 4 माइक्रो कूलम एंड 1 मीटर, 3 मीटर टोटल था, तो इससे 1 मीटर फ्रॉम +4 माइक्रो कूलम ऑन लेफ्ट साइड। इस तरह से भी भाषा इस्तेमाल की जाती है। दोनों बात आप समझ गए होंगे, तो बड़ा आसान है और आप समझ ही गए होंगे। इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल भी लेंगे हम लोग, जिससे आप अच्छी तरीके से इन बातों पे पकड़ बना सकें। तो ये इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की बातचीत करूंगा। इसको नोट कर पाए होंगे आप? थोड़ा सा ऊपर करता हूं, पॉज करें और नोट डाउन कर लें। मेरे हिसाब से आप नोट्स बना लें साथ साथ, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अलग से लिए समय नोट्स के लिए नहीं निकालना पड़ेगा और बहुत ही बढ़िया मटेरियल तैयार हो जाएगा। खैर, आगे की बातचीत करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हमारे लिए। ए चार्ज Q 1 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट पॉइंट 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर। कुछ ऐसे है, आप समझना चाहें, और ये इसका पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1 मीटर, 2 मीटर और 4 मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P। कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 मीटर, -4 मीटर और 3 मीटर। तो यहां जो चार्ज रखा है इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये वेक्टर पोजीशन वाला मामला है। तो आप जानते हैं कि कभी भी हमको Q कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो ये जो वेक्टर है, जिसे आप RQ कह सकते हैं, उसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, RQ हमेशा लिखते थे XI कैप YJ कैप प्लस ZK कैप। एक्स वाई जेड की वैल्यू ये एक्स वाई जेड की दे रखी है, इसकी जगह एक्स वाई जेड पुट कर दो। तो एक्स की जगह 1 लिख दो, वाई की जगह 2 लिख दो और जेड की जगह बेटा 4 लिख दो। ये आर वेक्टर आ गया। ये आरपी वेक्टर निकालो। ये वेक्टर की बात कर रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके हाथ में हैं। उसी तरह से लिख दिया 0 इंटू आई कैप -4 जे कैप और +3 के कैप। अब ये 0 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल -4 जे कैप +3 के कैप कर देता हूं। ये देखिए, दोनों वेक्टर हमारे सामने आ गए। आपको याद है कि वेक्टर फॉर्म में क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था? मैं फॉर्मूला इधर किधर भी लिख देता हूं, इधर ही लिख देता हूं। चलो इधर लिख देता हूं, सरकाना नहीं पड़ेगा। तो अभी एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी, लेकिन पहले फॉर्मूला याद दिला रहे हैं आपको। ई वेक्टर जो निकालते थे वो लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन RP माइनस RQ का वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू RP माइनस RQ। ये मैंने दिखाया था ना कि इस पर एक सवाल करेंगे, यही सवाल है, इसको हमें लगाना है। तो हमें देखिए RP माइनस RQ वेक्टर चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो हम यहां पे निकाल लेते हैं RP माइनस RQ। तो इसमें से ये ऊपर वाला वेक्टर घटा दो। आप जानते ही हैं, जो I से I घटता है, J से J घटता है, K से K घटता है। तो यहां I का तो कोफिशिएंट 0 था, तो ये -I आ गया। -4 में -2 घटाओ तो -6J आ गया। +3 में +4 को माइनस करो तो -K आ गया। समझ पा रहे हो ना? इस वेक्टर से ऊपर वाला वेक्टर घटाना है, RP माइनस RQ। ये वेक्टर आ गया है। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं बेटा, तो आप जानते हैं इसके मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? √x² + y² + z²। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका x है -1 -6 और ये भी -1। इसको 36, 37, 38 √38 मीटर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। देखिए, बहुत ही सरल होता है, बस थोड़ा ऐसा दिमाग चलाएं कि काम भर का चलता रहे। अब ई वेक्टर की बात है,
तो ये ई वेक्टर लिख दो और वैल्यू लिख रहे हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 चार्ज है क्यू ऊपर जो कि है हमारे पास 1 माइक्रो कूलाम का, तो 1 इंटू 10 की पावर -6 आरपी माइनस आर क्यू का होल क्यूब, ये आरपी माइनस आर क्यू, और इसका मैंने कर दिया √38 का बेटा क्यूब, और फिर है आरपी माइनस आर क्यू, ये रहा आरपी माइनस आर क्यू माइनस आई कैप माइनस 6j कैप माइनस के कैप। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक गिनती आ जाएगी और उस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी -38.42 आई कैप माइनस 230.52 जे कैप माइनस 38.42 के कैप न्यूटन पर कूलाम। ये आपका देखिए आंसर आ गया। इसी से जो वेक्टर निकला इससे इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। ये वेक्टर फॉर्म में निकालने का तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि आपको मालूम होना चाहिए और आसान बहुत है। इसको मैं हट रहा हूं, पॉज करके नोट कर लीजिए। एक और इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने लेके आता हूं, तो ये आप बेटा नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए क्या बोला है, ए ब्लॉक ऑफ मास m हैविंग चार्ज q इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग कांस्टेंट k। ये मास है, q चार्ज है, मास m है, ये स्प्रिंग लगी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा k है। दिस अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन द फिगर। ठीक है, इनिशियली स्प्रिंग इज अनस्ट्रेस्ड, अभी स्प्रिंग इस समय स्ट्रेस्ड पोजीशन में नहीं है। फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर स्प्रिंग में कितना स्ट्रेच है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, जब टोटल लगने वाला फोर्स नेट फोर्स 0 हो। अभी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका इस डायरेक्शन में है, चार्ज क्यू है, तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, यानी इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर, दैट इज FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही। तो ये खींचने का प्रयास करेगा ऐसे, इधर जब ऐसे ले जाएगा तो स्प्रिंग खींचेगी, तो स्प्रिंग का रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा जो कि वापस लाने की कोशिश करेगा, और इसकी वैल्यू होती है kx। आपने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा है, F = -kx, माइनस दिखाता है जिस तरफ एक्सटेंशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में F। तो ये kx जो स्प्रिंग फोर्स है वो इसको अपोज करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको खींचेगा। कहीं जाकर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर या मीन पोजीशन पर ये फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इन इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, F नेट विल बी 0, और F नेट है कितने के बराबर, FE जो फोर्स लग रहा है माइनस ये kx। FE फोर्स कितना है बेटा, Q इंटू E माइनस kx, और ये वैल्यू है इक्विलिब्रियम पे 0 के बराबर। तो ये x हमारा बन जाएगा इक्विलिब्रियम वाला, तो x बराबर x0 इक्विलिब्रियम पे जितना एक्सटेंशन है, और QE अपॉन K। तो ये साहब आपका पहला आंसर आ गया कि इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन पर कितना स्प्रिंग स्ट्रेच होगी, इतनी होगी x0। मैक्सिमम स्ट्रेच क्या होगा, जब यहां पहुंचेगी तो उतनी ही इधर जाएगी, उतनी इधर जाएगी जब वो वाइब्रेट करेगी ले दे के। तो मैक्सिमम स्ट्रेच क्या होगा, मैक्सिमम स्ट्रेच जो कि होगा 2x0 के बराबर। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2QE अपॉन K। ये देखिए मैक्सिमम स्ट्रेच हो गया, ये मैक्सिमम स्ट्रेच है, ये मीन पोजीशन वाला स्ट्रेच है। बड़े आसानी से हो जाता है, इसको नोट कर लें, अगली चर्चा हम लोग करते हैं। तो पॉज करें और बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगली बात करते हैं, और अगली बात क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है तो कई सारे चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो मैं बड़ा सिंपल सा है, बहुत कुछ इसमें लिखा रहता है, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कहा क्या जा रहा है कि मान लीजिए एक चार्ज यहां है, या ये पॉइंट है O, कई सारे यहां पर ऐसे चार्जेस हैं,
तो यहां पर इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो निकालो, ऐसा कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब क्या है, हम इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में E1 जो बनाएगा वेक्टोरली, इन सबको जोड़ देंगे, बात खत्म हो जाएगी। देख पाए आप? तो किसी भी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, तो हर बंदा या हर चार्ज जितना जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उनको वेक्टोरली जोड़ दीजिए। वेक्टोरली जोड़ने का मतलब तो आप समझते ही हैं, वेक्टर लॉ के हिसाब से जोड़ दीजिए। बस यही होता है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। एक इस पे सवाल कर लेते हैं तो थोड़ा और दूर तक ज्ञान हमारा जावेगा। आइए सवाल को देख लेते हैं। ये इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लड़ा देंगे इसमें। 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर। ये 4 हैं, फोटो में दिख ही रहा है, एक साइड आपकी 10 है, स्क्वायर है। इफ Q इज 1 माइक्रोकूलम, Q की वैल्यू दे दी है, यहाँ Q है, यहाँ -2Q है, +2Q है, -Q है, Q की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है साहब। देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर ऑफ द स्क्वायर का मतलब है ये सेंटर हो गया O, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना। तो पहले देखिए ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये कितना बनाएगा, ये कितना बनाएगा, ये सबको जोड़ देना चाहिए। लेकिन हम थोड़ी चालाकी करेंगे, सारी कहानी करने की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, ये भी दिखाता हूं आपको। पहले तो मैं ये निकाल लेता हूं, मान लीजिए ये जो इसका हाफ डायगोनल है, OC, OD, OA, OB, ये सब बराबर है। हाफ ऑफ डायगोनल, हाफ डायगोनल, हाफ डायगोनल का मतलब OA, OB, OC, OD। आप ये जानते ही कितना हो जाएगा, दिस इज A मान लो, ये भी A मान लो, तो ये डायगोनल होता है A√2 पाइथागोरस से। तो A√2 अपॉन 2, आधा डायगोनल की बातचीत कर रहे हैं। √2 से रैशनलाइज कर लोगे, A/√2 आ जाएगा। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 9th क्लास में करते थे आप। अब A की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 अपॉन √2, ये हाफ डायगोनल निकल आया हमारा। ठीक, अब हम लोग थोड़ी सी चतुराई का परिचय देंगे जिससे अपनी मेहनत कम लगे। आइए देखते हैं। यहां पर देखिए ये जो Q है, ये Q, इस पर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, पॉजिटिव है अवे, तो ये मैं यहां EA लिख देता हूं, A। ये +2Q है, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे EC वाला। तो यहां पर ये दोनों जब आपस में लड़ाई लड़ेंगे तो एक Q वाला एक Q से खत्म हो जाएगा, 2Q का एक ही Q बचेगा। आप समझ पा रहे हैं ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 2Q वाला है, ऊपर वाले का इसके अपोजिट में Q वाला है। तो 2Q वाले में से एक Q इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो केवल Q वाला बचेगा। तो हमारे हाथ में क्या रह गया, O से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बचा जो अवे है, दैट इज EC, वो केवल एक चार्ज की वजह से, Q की वजह से। अब इसी तरीके से ये D और B देख लो। अब D वाला माइनस है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, दिस इज ED, और ये B वाला अपनी तरफ बनाएगा, विच इज EB। माइनस वाला अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, प्लस वाला अपने से अवयव बनाता है। अब ये -Q को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, ये खा जाएगा तो केवल एक -Q की वजह से बचेगा इस डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन आपकी हो गई ऐसे। ये भी क्या रहा, EB से बनने वाला ड्यू टू -Q। अब यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बचे, बोथ आर एट 90 डिग्री। तो ये देखिए +Q से ये -Q डायरेक्शन ले ही लिया है। ये EQ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका नेट वेक्टोरली जोड़ेंगे तो पाइथागोरस लगा दीजिए, दोनों 90 डिग्री पर है, बात खत्म हो जाती कितने आसानी से। तो अगर मैं एक Q से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो 1/4πε0 Q/r²। 9 × 10⁹ Q की बात कर ली जाए तो Q है 1 माइक्रोकूलम, और R² का मतलब इसका स्क्वायर, हाफ डायगोनल का ये स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 18 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये निकल आया E, दोनों सेम थे। तो यहां पर आप E नेट निकालने जब जाओगे
तो इसका आप ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कर दीजिए, वो समझ में आई होगी बात आपको। तो ये ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर कितना होता है, ई रूट 2। तो इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये रहा रूट 2 न्यूटन पर कूलाम, और ये वैल्यू आ जाएगी 2.54 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलाम। ये देखिए आपको फायदा हुआ। वरना कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि सारे चार्जेस से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के घटा घटा के निकालेंगे, तो इट विल टेक टाइम। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें हमेशा कॉमन सेंस को साथ रखें कि भाई यहां पर ये काम हो रहा है तो हम चारों का क्यों निकालें, ये दोनों तो आपस में निपट ही जा रहे हैं, ये दोनों आपस में निपट जा रहे हैं, कुछ बच रहा है तो वो हमने कंसीडर कर लिया। इस तरह आप तेजी से सवाल लगा सकते हैं। उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा, और इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में कॉमन सेंस बहुत लगता है और हम आपको लगवाना सिखा देंगे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की बातचीत करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको नोट कर चुके होंगे। आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइकल फैराडे ने दी थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वास्तव में नहीं होती है, ये एक काल्पनिक कर्व है, इमेजिनरी कर्व है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन सरलता के लिए, क्योंकि फिजिक्स में कन्वीनियंसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे ही कॉन्सेप्ट काफ़ी जटिल हो सकते हैं, उसको बनाएंगे भी जटिल तो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो साइंटिस्टों ने हमेशा कोशिश की है कि हमारी जो कंडीशंस हैं वो सारी कन्वीनियंट रहें। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वजह से बनाई गई कि हम कन्वीनियंटली इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरस्टैंड कर सके। तो ये एक इमेजिनरी कर्व है, उस पर कुछ रूल्स लगा देते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको ये बताना शुरू करती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हालात वहाँ क्या हैं। और ये बनाई थी माइकल फैराडे साहब ने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है कि अगर कोई भी कर्व हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस का, तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है तो उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बता देता है उस पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक कर्व हैं, इमेजिनरी कर्व हैं, जिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, एंड यू विल फाइंड दैट कि उस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और कुछ लोग आसानी से ये भी कहते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप छोड़ दीजिए, वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है वो पाथ को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। तो ये भी बात ठीक पड़ती है, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। अब कुछ प्रॉपर्टीज, क्योंकि कुछ जैसा मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कुछ रूल्स लगा देते हैं, कुछ पाबंदियां लगा देते हैं, इस लॉजिक से कि वो सही इंफॉर्मेशन हमको दे पाए, वो उसी को प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं। द टेंजेंट टू ए लाइन, जैसे मैंने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कहीं पर आप टेंजेंट खींचेंगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है हमको पता चल जाएगा। ई पी ई क्यू कोई भी पॉइंट है, ये आप यहां से निकाल सकते हैं। बाकी मैंने बताया था कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को छोड़ दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दिशा में ही वो चलता है, ऐसा भी कहा जाता है। अगली पॉइंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स या एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से चलकर नेगेटिव पर खत्म हो जाती हैं। ये समझ लीजिए, यहां वर्ड यूज किया जा रहा है, स्टार्ट होती हैं या ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं या एंड हो जाता है, यानी कहीं से शुरू होंगी कहीं खत्म होगी। प्लस से शुरू होंगी माइनस पे खत्म होगी, और कोई आइसोलेटेड चार्ज है माइनस उसके आसपास नहीं है तो प्लस से शुरू होंगी इनफाइनाइट पे खत्म होंगी। अगर माइनस चार्ज नहीं है तो वो प्लस से शुरू होंगी इनफाइनाइट पे खत्म होगी, माइनस चार्ज है केवल आइसोलेटेड तो इनफाइनाइट से चलकर माइनस तक आवेंगी। खैर, द नंबर ऑफ लाइंस लीविंग ए पॉजिटिव चार्ज और इंटरिंग ए नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये बोला जा रहा है कि मान लीजिए हम यहाँ पर +4 कूलाम चार्ज लिए हैं और यहाँ -3 कूलाम लिए हैं। समझाने के लिए आपको बात कर रहा हूँ, और मैं ये बता रहा हूँ कि इससे मैं 4 इलेक्ट्रिक लाइन निकाल रहा हूँ। तो इससे अगर 4 निकालना हो तो 1 कूलाम के लिए 1 निकाली लाइन, तो इसमें कितनी आनी चाहिए? 3। तो जो चौथी लाइन इससे निकलेगी वो कहाँ चली जाएगी? इनफाइनाइट पे।
4 निकाली, 3 ये लेगा और चौथी कहां चली गई? इनफाइनाइट पे। ये बोल रहा है कि चार्ज के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है उसके नंबर्स को शो करते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना, मैंने तो आपको समझाने के लिए 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी। ऐसा हो सकता है कि आप इस 4 को कहें मैं 40 लाइनें निकालूंगा, तो निकालो भाई 40 लाइन, कोई दिक्कत नहीं। फिर 30 यहाँ तक जाएंगी, 10 इनफाइनाइट चली जाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी होती हैं, गिनतियाँ गिनो तो इनफाइनाइट होती हैं। एक 4 से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही? इनफाइनाइट। उनमें से स्टडी करने के लिए हम कुछ पकड़ लेते हैं। आप समझ ही रहे हैं, ठीक? तो ये प्रोपोर्शनलिटी कहने का ये मतलब है कि 4 कूलाम है, इससे 4 निकल रही है, -3 कूलाम है तो वहां से 3 जाएंगी, या +3 कूलाम है तो उससे 3 निकालना। 4 वाले से 40 निकाले हो तो +3 से 30 निकालना। ये प्रोपोर्शनलिटी की बात। खैर, फॉर एग्जाम्पल ये बात मैंने समझा दी, तो ये जो लिखा है उसको आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, बात पकड़ में आई। अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायग्राम आपको दिखा देते हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। +Q है तो यहां से स्टार्ट हो रही है, इनफाइनाइट तक जा रही हैं। -Q है तो इनफाइनाइट से चलकर माइनस तक आ रही हैं। अगर एक +Q है और एक -Q है, कुछ डायपोल जैसी है, सेम इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल जैसी घटना घट रही है। तो यहां पर देखिए इस तरह का ये कहानी बन जाता, आप देख पा रहे होंगे। यहां दोनों प्लस हैं, इक्वल एंड सेम पोलैरिटी, सेम चार्ज, तो इस तरह से ये रिपल्शन दिखाएंगी। यहां पर देखिए माइनस माइनस है तो ये आती हुई दिख रही हैं। एक में +2Q है, ये -Q है, तो यहां पर थोड़ा ये नंबर ऑफ लाइन जो बनी इसका ध्यान इन्होंने रखा नहीं है। यहां पर अगर प्लस से माइनस में ये 6 लाइनें देखिए इसमें घुस रही हैं, तो 6 लाइनें ही नहीं घुसनी चाहिए जो कि ज़्यादा है यहाँ। तो ये फिगर इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर इस प्लस से आपने 12 लाइन निकाली है, +2Q है ना, 12 निकाली है तो -Q पे 6 जानी चाहिए, 6 इनफाइनाइट जानी चाहिए, जो इस लाइंस गिनने पर ये नहीं आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि आप जब बनाएंगे तो उसका ध्यान रखेंगे। ये कम से कम आपका स्ट्रक्चर है, शेप है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, ठीक है। आगे कुछ बातें जो आपको पहले से मालूम है फिर भी रिमाइंड करा देता हूँ। 2 लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर गई, इस पॉइंट पर ये P वाला कर्व है तो ये EP बना देगा इधर, ये Q वाला है तो EQ बना देगा इधर। तो एक ही पॉइंट पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन मिल जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुल मिला के एक ही डायरेक्शन तो मिलना चाहिए, 2 नहीं मिल सकते। तो दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइंस स्ट्रेट होती हैं और पैरेलल होती हैं और इक्वली स्पेस्ड होती हैं। सीधी होंगी, पैरेलल होंगी, और इन बीच का जो गैप है वो भी सेम रहेगा। तो ये किसको दिखा रहे हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से इसको शो किया जाता है। समझ गए? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, मतलब ये देखिए प्लस से शुरू होती हैं और माइनस पे टर्मिनेट कर जाती हैं। आप जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे तो आप फर्क जाने इसलिए मैं बता रहा हूं। एक चुंबक मैग्नेट लोगे, नॉर्थ और साउथ अगर आप लेते हो तो होता क्या है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्थ से शुरू होती हैं और साउथ पे खत्म नहीं होती हैं, अंदर चली जाती हैं साउथ से नॉर्थ। तो ये बनाती हैं क्लोज लूप, और यहां पर क्लोज लूप नहीं बनता। बात समझ में आ रही है ना? शुरू हुई खत्म हुई, ये एक तरीके से ना शुरू हुई ना खत्म हुई, क्यों एन से निकलती जा रही है और फिर साउथ पोल पे आई और खत्म नहीं हुई, फिर चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ चली गई। तो दे आर फॉर्मिंग द क्लोज लूप, दे आर नॉट फॉर्मिंग द क्लोज लूप। ये बात कही गई है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करेंगी या जाएंगी, ठीक है। ये भी बात समझ में आती है, बिल्कुल सरल सी बात है। अगली बात देखते हैं बेटा।
इन ए रीजन वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां नहीं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं, अगर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रख दीजिए तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पाया जाता है। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। इलेक्ट्रिक ये कंडक्टर अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आप भेजोगे ना तो कंडक्टर पे जाके खत्म होगी फिर शुरू होगी। मतलब आपको फोटो दिखावें, अगर यहां पर मान लीजिए आप कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने भेजी तो ये खटाक ये कहानी हो जाएगी ऐसे। ये देखिए बाकी लाइंस थोड़ी मैं मोड़ रहा हूं, इसका कारण क्या है कि अभी आप नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पर जब पड़ती हैं या निकलती हैं, टर्मिनेट होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। और यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं रहेंगी, फिर यहां पर आप क्या देखेंगे, यहां से फ्रेश लाइन निकलेंगी। देख पा रहे हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो अगर ये कंडक्टर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको नहीं मिलेंगी, जाएंगी उस पर पड़ेंगी, खलास टर्मिनेट, और फिर से नई शुरू हो जाएंगी, ओरिजिनेट। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी सरफेस पे टर्मिनेट होती हैं, सरफेस पे या चार्ज पर, या कहीं से ओरिजिनेट होती हैं, तो उस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाकर चालू होती हैं या ख़त्म होती हैं। इसलिए मैंने इन लाइंस को हल्का हल्का सा घुमा दिया है, देखा होगा आपने, और ये रेडियस से मिला दिया जिससे ये नॉर्मली कहानी दिखे आपको। खैर आप समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एंड्स और स्टार्ट्स नॉर्मली, इसी चीज का प्रयोग किया है मैंने। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है जो मैंने समझा दी आपको, नॉर्मली निकलेंगी जाएंगी। और कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा क्लोज है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रहता है। जब भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। तो कहीं बोले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता कीजिए, तो सिंपल मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता कीजिए। तो यहां पर अगर ये लाइनें क्लोज हैं तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, और बी पर ये दूरी है, ज्यादा दूरी है, तो ई बी से ई ए बड़ा हो जाएगा। बात हो गई खत्म, बड़ी सिंपल सी बात। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमको मालूम होनी चाहिए, उसी बेसिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सही जानकारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ले पाएंगे। अब अगली बात करते हैं जो कि महासरल है, कई बच्चे घबराते हैं कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जो मान लीजिए फोर्स हमको निकालना है, तो ये जो लॉज है ना, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो चर्चा कर रहे थे, ये सारे नॉर्मली पॉइंट चार्ज के लिए डिजाइंड हैं या बताए गए हैं। लेकिन जब एक्सटेंडेड बॉडीज के लिए आप यूज करते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब मान लीजिए कोई आप लोहे का गोला ले रहे हैं और उसको चार्ज आपने दे रखा है और पूरा भरा हुआ है उसके अंदर चार्ज, तो वो भाई एक पॉइंट चार्ज तो नहीं रहा ना, कई सारे पॉइंट चार्ज से मिलकर वो बॉडी बन गई, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलने लगते हैं उसे आप। तो हम वहां पर कैसे कूलॉम्स लॉ लगाएं, तो उसको लगाने का तरीका होता है, वहां पर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं एक स्लाइड मैं खुद ही बना के आपको दिखाता हूं कितना सरल मामला रहता है ये। तो मैं एक स्लाइड इंटर कर लेता हूं और आपको समझाने के लिए, मान लीजिए यहां पर एक मैं ठोस गोला ले लेता हूं और इस गोला को मैं ले रहा हूं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि अगर कंडक्टिंग स्फीयर होगा और चार्ज दोगे तो सरफेस पे चार्ज आ जाएंगे। हम चाहते हैं इसके वॉल्यूम में भर जाए चार्ज। तो ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग का मतलब जहां पर चार्ज आप रख दिए हैं वही मिलेगा आपको, चल नहीं पाएगा, इस तरह से भरा हुआ चार्ज है। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर होता, आप चार्ज देते तो सारा चार्ज इसकी सरफेस पे आ जाता, अंदर कुछ ना मिलता आपको। चलो आप समझ पाए। अब मान लीजिए इस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालना चाहते हैं। दोनों का तरीका एक ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप केवल इतना ही तो करते हैं, F/Q। तो हम फोर्स की ही बात कर लेते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का लॉजिक लग जाएगा। तो इस पॉइंट के लिए यहां पर भाई यार बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं, तो हम कैसे किसको पकड़ें, तो हम DQ चार्ज ले लेते हैं, बीच वाले को थोड़ा हटा देते हैं। यहां कहीं हमने चार्ज ले लिया DQ, जो कि पॉइंट चार्ज है। DQ कितना है, पॉइंट चार्ज, और इससे हमने एक वेक्टर बना दिया ऐसे। इस वेक्टर को आप R वेक्टर कह सकते हैं,
मैं आर वेक्टर कह रहा हूं और आर कैप का मतलब हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। ठीक इसी तरह जब दूसरा डी क्यू लेंगे तो ये आर बदलता रहेगा। आर इज नॉट कांस्टेंट हेयर, आर इज वेरिंग अलग अलग डी क्यू के लिए। अब हम अगर फोर्स निकालें, अब हम कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं इसके लिए, तो जो फोर्स आएगा छोटू फोर्स इस डी क्यू द्वारा क्यू नॉट होता ना 1/4πε0 Q2 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे टेस्ट चार्ज ले लेते हैं Q नॉट 1/4πε0 Q नॉट इंटू ड्यू क्यू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर यहां पे लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए मैं इसको कर देता हूं आर का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए और इनटू आर कैप। ध्यान रखिएगा ये आर कैप लिखा है, आर वेक्टर नहीं लिखा है। ठीक, अब इसी को पूरा अगर हमें फोर्स निकालना है, ऐसे मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं आप, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ कर दोगे तो यहां पर जो चीज कांस्टेंट है Q नॉट अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन, इसको आर स्क्वायर ही लिख दो तो ये डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप है यूनिट वेक्टर, यहां ये छाप दिया मैंने। ये कहानी हमारी बन गई। अब इससे क्या कर, ये हो गया, ये किसके लिए ये फॉर्मूला किसके लिए लग गया है? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होता है ना, ये फॉर्मूला वैलिड हो गया, चाहे अगर ई निकालोगे तो क्यू नॉट हटा देना, ये डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, और कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मली हम लोग अपने सिलेबस में 3 तरह के कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ते हैं। एक होता है लाइन चार्ज, दूसरा होता सरफेस चार्ज, तीसरा होता वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। कुछ नहीं करना, एकदम बच्चों जैसी बात है। मैं आपको समझा, इधर से शुरू करता हूँ, कौन सा व्हाइट कलर ले लेता हूँ। पहला हम क्या ले रहे हैं? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या मतलब है? एक पतली सी वायर ले लिया आपने, इस पे आपने चार्ज दे रखा है भाई साहब, पतला सा वायर कह लीजिए, और कहीं पर हम किसी पॉइंट पी पर निकालना चाहते हैं कि ये वायर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। तो यहां पर ये जो सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा, इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब होता है कि पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, पर यूनिट, एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज। दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। समझ पाए ना, एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज, उसी को लैम्डा बोलते हैं। कुछ नहीं करते, इसमें ये फॉर्मेट क्या ले लेता है, ये देखिए बदल जाता है। इसके लिए लाइन चार्ज के लिए F को आपको लिखना है Q नॉट अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन, इस डी क्यू की जगह लैम्डा इंटू डी एल लग देना, बस बन गया। अब देखिए यहां इंटरेस्टिंग चीज क्या आ गई, लैम्डा तो कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, इस आर स्क्वायर को या आर को डी एल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, काम खत्म, बस इतना ही। और सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले, यही नीचे कर दें क्या, या अगले में कर दें, चलो यहीं कर लो। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें, नंबर 2, इसे क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब, कोई आपके पास शीट है पतली सी, लैमिनर शीट, स्टील की चादर, मतलब पतली सी शीट। अब यहां पर ये शीट पे हम प्लस प्लस ऐसे कर देते हैं, और किसी पॉइंट पी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालना चाहते हैं, तो यहां सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका भी मतलब क्या होता है? यूनिट सरफेस एरिया पर कितना चार्ज है। तो जो टोटल लिख सकते हैं उसको डी क्यू अपॉन डी एस, ये यूनिफॉर्म हो गया। ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। कुछ नहीं करना बेटा, इस फॉर्मूले में इस जो आपने डी क्यू लिखा था उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो। ये डी क्यू था, डी क्यू की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू डेल्टा एस, तो सिग्मा इंटू डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और पूरा सरफेस एरिया के अगेंस्ट में आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा।
इसको चाहें तो लेंथ लिख सकते हैं, लेंथ पूरी लेंथ के हिसाब से इंटीग्रेट कर दीजिए। कुछ भी नहीं, डी क्यू को चेंज कर देना है जिससे हमारा केवल आर आर बचे, और सरफेस एरिया के हिसाब से इंटीग्रेशन मार दीजिए आप आर स्क्वायर को। ये जो लिखा है ये आर स्क्वायर आप समझ पा रहे हैं, इसी हिसाब से इंटीग्रेशन में मामला बन जाएगा। तीसरा बात कर लें अगर वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम बोलते हैं रो से। कहानी कुछ है, एक स्फीयर ले लिया, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं सब भरा हुआ है और यहाँ पर पॉइंट पी है, तो इसको बोलते हैं रो, जिसे बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी मतलब वही है, एक यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज है, डी क्यू अपॉन डी वी। आप समझ गए, इसका इस्तेमाल करना हो कुछ नहीं, F इजिकल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन कर दो, V पे इंटीग्रेट कर देना, यहां डी क्यू की जगह रो इंटू डी वी लिख दो। बस ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एक फॉर्मूले टाइप आ गए। मैंने समझा दिया, कुछ नहीं करना होता है इसमें, इतना सरल। बस आप लॉजिक पकड़ लीजिए कि डी क्यू को जो एक पॉइंट पकड़ा था उसमें पूरे को कैसे समेटना है, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो ये आपको हो जाता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कहीं फॉर्मूला लगाना पड़े तो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर लेंगे। अभी मैंने तीनों बता दिया है आपको। यहां से देखिए कहानी शुरू हुई थी, पॉज करके नोट कर सकते हैं आप, और हम लोग पहुंचे देखिए यहां पर। इसको मैं ऊपर से दिखा देता हूं जिससे कई बच्चे नोट करना चाहेंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। यहां से इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, अब तक नोट कर लिया होगा। और ये देखिए, आप इसको आराम से नोट डाउन कर लीजिए। वेरी सिंपल, वाकई बता रहा हूं, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। अच्छा, अगली बात देखते हैं। ये मैंने पढ़ा दिया आपको लाइन चार्ज डेंसिटी, फिर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ लिखा हुआ है, मैंने सब समझा दिया, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब आगे की घटना देखते हैं, एक न्यूमेरिकल आ गया, इसको कर लेते हैं। लिखा है 64 ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 0.2 मीटर 0.02 मीटर and each carrying a charge of 5 microcoulomb are combined to form a bigger drop। ये छोटी छोटी ड्रॉप थी, ये मिलके क्या बन गई, एक बड़ी सी ड्रॉप बन गई। ये बड़ी वाली ड्रॉप का कुछ रेडियस r ले लेते, इनका रेडियस स्मॉल r था, चार्ज हर पर था 5 माइक्रोकूलम, 64 ड्रॉप्स थी और टोटल चार्ज इधर चला जाएगा। फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, फाइंड हाउ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन विल चेंज इफ नो चार्ज इज लॉस्ट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों में निकालना है। तो वॉल्यूम देखिए सब मिला के वॉल्यूम कंजर्वेशन लग जाएगा। तो मैं पहली बात करता हूं, वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना था, 0.02 का क्यूब, मीटर क्यूब में। अब ये 64 का कितना हो जाएगा, 64 ड्रॉप्स का वॉल्यूम ऑफ 64 स्मॉल ड्रॉप्स, 64 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 64। और बड़ी वाली का रेडियस अगर आर ले लिया है, लेट आर बी दी रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप। वॉल्यूम कंजर्वेशन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 ये वॉल्यूम पाई आर क्यूब इंटू 64। इससे कैपिटल आर का रिलेशन निकल आएगा। 4/3 देखिए कट गया है, तो आर कितना आ गया, 0.02 इंटू 64 का क्यूब रूट, दैट इज 4, तो ये हो गया 0.08 मीटर। ये कैपिटल आर आपने निकाल लिया। अब देखिए चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप, चार्ज ऑन सिंगल ड्रॉप के लिए, ऑन ए स्मॉल ड्रॉप 5 माइक्रोकूलम। टोटल चार्ज की या सरफेस चार्ज डेंसिटी कह लीजिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी
छोटी चार्ज की कितनी हो जाएगी, स्मॉल ड्रॉप्स, स्मॉल ड्रॉप्स। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू कितना है, 5 माइक्रोकूलम अपॉन 4 पाई 0.02 का होल स्क्वायर। ये आपकी सरफेस डेंसिटी हो गई, अभी लिख के छोड़ देते हैं। बिगर ड्रॉप की बात कर लो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप, तो क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा 2, टोटल चार्ज कितना है, 64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 1 पर था, 64 ड्रॉप पे जो चार्ज था वो टोटल हो गया, अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आर है 0.08। अब ये सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 निकाल लेते हैं। अब यहां पर वैल्यू आ गई सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो आपको दिख रहा है ये वैल्यू कितनी है, देखिए 5 × 10⁵ कट जाएगा, नीचे भी वैल्यू कट जाएगी, एक बचेगा 64, ये ऊपर मैं लिख देता हूं, चलो 5 × 10⁻⁻6 अपॉन 4 पाई 0.02 का होल स्क्वायर, अपॉन है तो पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पाई 0.08 का होल स्क्वायर अपॉन 5 × 10⁻⁻6 इंटू 64। अब देखिए ये वैल्यू गई कट, 4 पाई कट गया, इसका स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर हैं तो 0.08 यानी 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई 2 से काटी तो 4 का स्क्वायर, और मैंने सही लिखा या उल्टा, हाँ लिखा तो यही है, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, और नीचे आ रहा है 64, तो 16/64 यानी 1/4, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आ जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं, तो मैंने समझाया है इसलिए इतनी रामायण लिख देते हैं, वरना तो आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आधा सवाल या पौन सवाल तो आप मनी में लगा लेंगे, ड्यू टू प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो ये वीडियो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज़बरदस्त कराएंगे, इसको फॉलो करते रहिए। खैर, तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, इसको पकड़ लीजिए, फिर अगली बात करते हैं। तो ये आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा इसके बाद, रिंग वाला। खैर, इसको आप नोट करें पहले, ये आप नोट कर पाए होंगे, तो अगली पॉज करके नोट कर लीजिए। अगली बात देखते हैं, जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए रिंग ऑफ चार्ज। रिंग का मतलब छल्ला, जैसे ये है, देखिए ये एक आप पतला सा रिंग ले लीजिए, जैसे अंगूठी पहनते हैं वो छोटा रिंग है, ये बड़ा रिंग हो गया। इसी पे मान लीजिए कोई चार्ज, इस पे प्लस चार्ज भी आप देख सकते हैं, पतला सा है ये, और इस पे आप नेगेटिव चार्ज भी दे सकते हैं। ये ऐसे बनाया जाता है, देखिए आपको ऐसा दिखे इसलिए हल्का सा घुमा देते हैं ऐसे। अगर ऐसे बनाएंगे तो आपको देखिए एक डंडी दिखाई पड़ेगी, तो पता ही नहीं चलेगा कि ये रिंग है, इसलिए इसको क्या करते हैं, हल्का सा ऐसे घुमा देते हैं, आप देख पाए जैसे भी है। बस इतनी सी बात है। तो यहां पर ध्यान क्या रखना है कि अगर हमारे पास रिंग है पॉजिटिवली चार्ज, तो इसका जो एक्सेस होता है ना, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑन द एक्सेस, ये अवे डायरेक्शन में होता है, अलोंग द एक्सेस, ये एक्सेस है इसका अवे। और अगर ये जो चार्ज इस पे निगेटिव दिए हैं आप, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सेस है वो आपकी टूवर्ड्स द रिंग होता है। ये अवे फ्रॉम द रिंग है प्लस में, और माइनस में टूवर्ड्स द रिंग, यहां बना भी है लेकिन मैंने कहा आपको बता दूं। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए रिंग ऑफ चार्ज। कितने, यहां से अगर r डिस्टेंस दूर है, x डिस्टेंस ले लो, इसका रेडियस r है, ये x डिस्टेंस अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/4πε0 Q टोटल चार्ज जो आप दिए हैं अपॉन x, Q इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए दो स्पेशल केस बन जाते हैं इसी में। अगर आप देखिए, अगर आप इसके सेंटर पे चले आइए, तो एट सेंटर की अगर आप बात करें तो आपको ये x कितना लेना होगा, 0।
x अगर आप 0 कर दोगे तो सेंटर पे चले आए, x 0 पुट कर दोगे तो x 0 रखा तो इज x 0 हो गया। यानी हम ये जान गए कि अगर हम रिंग के सेंटर पे आवेंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं मिलेगा हमको। क्लियर ना? यूनिफॉर्म चार्ज, ये क्या है? यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, इसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? 0। और अगर इस रिंग से हम बहुत दूर चले जाएं तो क्या हाल चाल होगा? यहां जगह थोड़ी कम है तो मैं इधर की बात कर रहा हूं। इफ एक्स इज बहुत ज्यादा बड़ा है रेडियस से, तो आप आर को इग्नोर कर दीजिए, तो ये देखिए ई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर भाग गया, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, नीचे एक्स क्यूब आया, एक एक्स खा गया, यानी Q/x स्क्वायर। ध्यान से देखो ये कैसा बिहेव कर रहा है, जैसे कि पॉइंट चार्ज रखा हो। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यही तो था इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जो भी है। ये किस तरह बिहेव कर रहा है कि अगर इससे ये पॉइंट बहुत दूर ले जाएंगे तो ऐसा लगेगा ये पूरा कंसंट्रेटेड है इसके सेंटर पर, और अगर इसको सेंटर पे लाएंगे तो 0, और थोड़ी दूरी पर ले जाएंगे तो आपके सामने ये फॉर्मूला है। ये बात आप पकड़ पाए? यही स्पेशल केस यहां पर देखिए मेंशन है, जो मैंने पीछे आपको समझाए हैं। सेंटर की बातचीत उन्होंने की है, फील्ड इज 0 एट द सेंटर, और जब आप बहुत दूर जाते हैं तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। इसमें एक खास बात और ध्यान रखनी है जो शायद आपके ध्यान में ना हो या आपने पढ़ी हो, कि जब हम अगली स्लाइड खोली देते हैं, जब हम लोग चार्ज से यूनिफॉर्म रिंग है, मान लीजिए इसके सेंटर से ना हम इधर मूव करते हैं या इसके पीछे की तरफ, तो कहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा ये जानना चाहते हैं। तो जो फॉर्मूला ई निकला है ना, उसको डिफरेंशियल कैलकुलस से मैक्सिमम मिनिमा से किया जा सकता है। मैं यहां करके नहीं दिखा रहा हूं, अपने को तो रिजल्ट चाहिए, वरना क्या करेंगे, DE/dx बराबर 0 पुट कर देंगे और मैक्सिमम मिनिमा किस पॉइंट पर है ये निकल आएगा, और कितनी वैल्यू ये भी निकल आएगा। तो आप क्या देखते हैं कि अगर आप इससे इस रिंग के सेंटर से ये डिस्टेंस देखिए जो कि r/2 है, r/√2 है, इतनी डिस्टेंस दूर जाते हैं तो यहां E max आपको मिलता है। यही इसके पीछे भी मिलता है, यहां पर -r/√2, यहां भी E max मिलेगा। E max का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैक्सिमम होगा। तो जो आपका रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, उसके सेंटर से उसकी एक्सेस पर कितना दूर पर मिलता है, r/√2, और इस दूसरी साइड भी -r/√2। ये देखिए यहां पर मैक्सिमम वैल्यू यहां बताई गई है। उससे उसके पहले बढ़ रहा होता है, उसके बाद घट रहा होता है, यानी जैसे जैसे आप इधर जाएंगे पहले बढ़ता जाएगा मैक्सिमम, फिर घटता जाएगा, सेम चीज इधर होगी। अच्छा, ई मैक्स जो मिलता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये देखिए वैल्यू लिखी है ई मैक्स, और ई मैक्स की वैल्यू है 2/3√3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। ये यहां पर ई मैक्स की वैल्यू है कि बाकी आखिर ई मैक्स है कितना, तो इतना है। और कहां पर है, r/√2, कहां से, सेंटर से, सेंटर ऑफ द रिंग से। तो ये कभी कभी इस ग्राफ को भी दिमाग में रखिए, और कभी कभी आपसे पूछेंगे तो आप उसका उत्तर या आंसर बड़े प्यार से आप कर देंगे। चलिए एक सवाल न्यूमेरिकल इस पे लगा लेते हैं जो कि बहुत आसानी से निकल जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड है केवल और कुछ नहीं। तो ए चार्ज ऑफ दिस 1 कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस दिस 1। और इस पे आपने चार्ज ऐसे दे दिया है, तो Q आप दे रखें, दिया हुआ है, मैं लिख नहीं रहा हूं। और कैलकुलेट द फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, यहां से x बराबर 0.4 मीटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए, ऑल्सो एट द सेंटर। तो एट द सेंटर तो साफ 0 होता है, E सेंटर उसमें तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग समझ चुके हैं, E सेंटर विल बी 0। अब ये x इक्वल टू 0.04 मीटर पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qx/x² प्लस r² का पावर 3/2।
तो वैल्यू रख दो, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलाम, R है 0.4 मीटर अपॉन X है 0.4 का स्क्वायर, R कितना है 0.3 का स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसको आप कैलकुलेट कर ले, 14.4, ये पाइथागोरस 3 4 5 आप जानते हैं, ट्रायोड, इसको 0.5 का स्क्वायर कर दिया, इसको कैलकुलेट किया तो 115.2 न्यूटन पर कूलाम आ गया। ये आंसर आ गया। और ये ई सेंटर आप जानते हैं, ये दूसरा आंसर आपके पास था ही, जिसको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर 3 क्वेश्चन चैलेंज का टाइम आ गया है, तो इसको आप नोट कर लें बेटा, पॉज करें और नोट डाउन कर लें। आगे बात लेके चलते हैं। जो 3 क्वेश्चन चैलेंज है आज के ही टॉपिक पर ये बेस्ड है, और आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि आपको लेक्चर पूरा अच्छी तरह समझ में आया है कि नहीं। अगर कोई क्वेश्चन डाउट में है तो आप लेक्चर के उस पॉइंट पर जाकर, टाइम स्टैंप लगा मिलेगा इसमें, जाकर आप उसको दोबारा देख लीजिए, जैसे आप समझ जाएं, नोट्स में भी निकले, तभी तो आप सेलेक्ट होंगे और गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो यहां पर बात करते हैं, पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन एंड फॉर आंसर्स ज्वाइन अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। चलिए, ये आपका पहला आंसर है। 5 सेकंड देता हूं, पॉज कर लीजिए और इसका आंसर बताइए। 5 सेकंड का वक्त आपके पास है। तो मेरे ख्याल से 5 सेकंड हो गए होंगे पॉज करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर पोस्ट कीजिएगा, निकलना जरूरी है भाई। अगला क्वेश्चन बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसके लिए भी 5 सेकंड लीजिए और किसी भी कीमत पर इसके आंसर को निकालिए, क्योंकि ये सब सवाल अगर आपको नहीं आएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, चैलेंज नंबर 3। इसके लिए भी 5 सेकंड का वक्त लीजिए और बताइए कि क्या आंसर है, पोस्ट कीजिए। तो मेरे ख्याल से पॉज करके आप जरूर आंसर कर पाए होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको, नीट फिजिक्स आपको आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो लेक्चर देखकर न्यूमेरिकल निकलने लगे, आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और पसंद आया होगा तो आप अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ही। इसका PDF लेने के लिए अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल वीडियो लाइब्रेरी का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, जिसमें जो जो वीडियो बनाऊंगा सबका लिंक आपको एक ही जगह मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो क्लिक करके आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।